हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। इससे पहले की वीडियोस में मैंने 1 से लेकर के 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए थे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर क्लिक करते ही आपको लगभग सभी चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। लेकिन तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलापों को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं का। प्राथमिक क्रियाएं मैंने आपको बताई थी। जब मैंने प्राथमिक क्रिया वाला चैप्टर करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक क्रियाओं में वो कार्य आते हैं जो आदिकाल में लोग किया करते थे, जैसे कि अखेट करना, शिकार करना, पशुपालन करना, खेती करना। ये सब जो कार्य आते हैं ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते थे। उसके बाद द्वितीय क्रिया मैंने आपको बताया था। द्वितीय क्रिया में क्या होता है कि उद्योग धंधे आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि प्राथमिक क्रियाओं से जो उत्पादन तैयार होता है उसको नया रूप दिया जाता है। जैसे कि अगर प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा गन्ने की खेती की गई, ठीक है, तो जो खेती की गई ये प्राथमिक क्रिया। फिर इस गन्ने को फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है और वहाँ पर चीनी बनाई जाती है। तो गन्ने का चीनी बनना, ये जो क्रिया हुई ये द्वितीय क्रियाओं में आ जाएगी, ठीक है, ये द्वितीय क्रिया आ जाएगी। और फिर जो चीनी तैयार हुई है, ठीक है, जो चीनी तैयार हुई है फिर वो दुकानदार के द्वारा लोगों तक पहुँचाई जाती है, जो उस मतलब जिनको उसकी खपत करनी है। तो जो दुकानदार होगा वो कहलाएगा तृतीयक क्रियाकलाप वाला व्यक्ति, ठीक है। तो तृतीय क्रियाकलाप का मतलब ही ये होता है कि सेवा प्रदान करना। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ। प्राथमिक क्रियाओं में कृषि आ जाती है। कृषि के तहत अगर कोई किसान गन्ने की खेती करता है तो ये प्राथमिक क्रियाएं। लेकिन जब वो गन्ना चीनी में बदला जाता है तो वो द्वितीय क्रिया कहलाएगी। और जब वो चीनी जब तैयार हो जाती है तो जो व्यक्ति उस चीनी को ले जाकर अन्य व्यक्तियों को देता है वो कहलाती हैं तृतीय क्रियाएं। यानी कि तृतीय क्रियाएं वो होती हैं जो सेवा से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा मैंने लिख रखी है कि तृतीय क्रियाकलाप वह कार्य या सेवाएं हैं जो पदार्थ के उत्पादन से भिन्न हैं, जो भौतिक पदार्थ के निर्माण, प्रसंस्करण प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये इसके अंदर वो कार्य आते हैं जो कि उत्पादन से जुड़े नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि शिक्षा अधिकारी। अब शिक्षा अधिकारी का कार्य होता है शिक्षा को देखना, यानी कि लोगों को शिक्षित करना। इसका काम कोई उत्पादन करना नहीं है, कोई भौतिक पदार्थ का निर्माण करना नहीं है, बस सेवा प्रदान करना है। वकील का काम भी जो है सेवा प्रदान करना होता है, तो ये भी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है इसका कार्य। डॉक्टर का काम होता है इलाज करना, ना कि किसी पदार्थ का उत्पादन करना, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि डॉक्टर का जो कार्य होता है वो किस क्रियाकलाप में आता है? तृतीय क्रियाकलाप में आता है। इंजीनियर का काम भी लोगों को सेवा करना होता है, पुल का निर्माण करना, ठीक है, सड़कों का निर्माण करना, तो ये सेवा क्षेत्र में ही आता है ये भी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि तृतीय क्रियाकलाप क्या होते हैं, तो तृतीय क्रियाकलाप सेवाएँ होती हैं, ठीक है। धोबी का भी कार्य वही होता है, प्लम्बर का कार्य भी तृतीय क्रियाओं की श्रेणी में आता है। और मैं आपको बता दूं, जो ठेले लगाते हैं सड़कों के किनारे, जो लोग रोजगार के लिए ठेले लगाते हैं सड़कों के किनारे, वो भी तृतीय क्रियाकलाप की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी सेवा का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो तृतीय क्रियाकलाप में सेवाएं आती हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं चतुर्थ से युवाओं का वर्णन कीजिए। सॉरी, यहाँ पर ये सेवाएं आएंगी, ठीक है ना। चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो चतुर्थ क्रियाकलाप की बात यहाँ पर की जा रही है। क्या होती है चतुर्थ क्रियाकलाप? तो चतुर्थ क्रियाकलाप से तात्पर्य है उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है, ठीक है, उच्च बौद्धिक व्यवसाय। जैसे तृतीय क्रियाकलाप का मतलब क्या था? सेवाएं। वैसे ही चतुर्थ क्रियाकलाप का मतलब होता है उच्च बौद्धिक व्यवसाय। यानी इसमें वो कार्य आते हैं जो चिंतन शोध से जुड़े होते हैं। जो व्यक्ति चतुर्थ क्रियाकलाप के कार्य करता है वो सिर्फ चिंतन के कार्य करता है,
अब आपको एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। मान लो कि कोई एक बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये फैक्ट्री जो है वो तेल की मान लेते हैं, तेल की ये फैक्ट्री है। तो अब यहाँ पर तेल की बोतलें बनती हैं जो बाज़ारों में बेची जाती हैं, ठीक है। तो अब इसका जो बिक्री है वो कम हो रही है, ठीक है। तेल की जो बिक्री है वो कम हो रही है। तो कम हो रही है, तो इस बिक्री को बढ़ाने के लिए जो सोच विचार करने वाला समूह होगा वो चतुर्थ क्रियाकलाप वाला होगा, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर वो दिमाग लगाएंगे कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कि उनकी बिक्री बढ़े, क्योंकि तेल की शीशी 50 रुपये की है। तो यहाँ पर जो उच्च पद पर अधिकारी बैठे हुए हैं जो चतुर्थ क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो ये सोचेंगे कि ये 50 रुपये की बोतल कोई नहीं खरीद पा रहा होगा। तो ये लोग फिर क्या करेंगे, उसी शीशी के तेल को वो छोटे छोटे पाउच में बना देंगे, 2-2 रुपये का पाउच, 1-1 रुपये का पाउच, ताकि आम लोग भी इसे खरीद सकें, ठीक है। तो अब 50 रुपये की शीशी लोग नहीं खरीद पा रहे थे, जो वो अब 1-1, 2-2 रुपये की जो पैकेट आते हैं तेल के वो खरीद लेते हैं। तो ये किसने सोचा, ये कैसे दिमाग में आया? तो जो ऐसे विचार करता है, जो ऐसी सोच रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं, जिनका काम ही होता है सिर्फ सोचना, ठीक है। बातों को आप समझ गए होंगे कि चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन से व्यक्ति आते हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ऐसे लोगों को कहा जाता है बिजनेस एडवाइज़र, ठीक है ना, जो सिर्फ एडवाइस देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, ताकि कंपनी जो है वो तरक्की करे। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्थ क्रियाकलाप में उच्च बौद्धिक व्यवसाय वाले कार्य आते हैं, ठीक है। तो उसकी विशेषताएं यहाँ पे मैंने 4 लिख रखी हैं। तो पहली विशेषता क्या है चतुर्थ क्रियाकलाप की, कि ये उच्च बौद्धिक व्यवसाय है, यानी सोच समझ वाली कार्य होते हैं, इसमें सिर्फ सोचने का कार्य होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। जैसे कि मान लो एक कोई शिक्षा अधिकारी है, ठीक है। शिक्षा अधिकारी तो खैर सेवा का कार्य करेगा, और मैं इसमें ले लेता हूँ किसी मैं यहाँ मान लेता हूँ किसी कंपनी का CEO है, ठीक है। CEO है किसी कंपनी का। तो वो कंपनी कैसे तरक्की करेगी, कैसे मतलब तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ेगी, ये तय करेगा CEO, ठीक है। ये तय लेबर नहीं करेंगे जो वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये तय करने का काम होगा CEO का। तो CEO का काम हो गया उच्च बौद्धिक व्यवसाय वाला कार्य, ठीक है ना, उच्च बौद्धिक कार्य। तो उच्च बौद्धिक कार्य जो होते हैं वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। यह शिक्षा सूचना शोध और विकास की सेवाओं का एक वर्ग है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्य खासतौर से शिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, चतुर्थ क्रियाकलाप का जो दायित्व होता है वो चिंतन, शोध और विकास के लिए नए विचार देना होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसी फैक्ट्री का एग्जांपल दिया, पहले 50 रुपये के तेल की शीशी थी, अब उसे पाउच में बदल दिया गया ताकि जो खरीद है इसकी बढ़े, ठीक है। तो हम कह सकते हैं विकास के लिए नए विचार देना इसका कार्य होता है चतुर्थ क्रियाकलाप का। नेक्स्ट, चतुर्थ क्रियाकलाप में लगे लोग एक विशिष्ट वर्ग हैं जिनका लक्षण उच्च वेतनमान और पदोन्नति के अवसरों के साथ साथ बहुत अधिक गतिमान होना है। यानी कि जो इस पद पर कार्य करते हैं उनका वेतन जो होता है वो काफ़ी अधिक होता है, और इनके जो प्रमोशन होते हैं वो भी अधिक होते हैं, और ये बहुत ही ऊंचे पद वाले कार्य माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और नहीं आया हो तो कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है बाह्य स्रोतन। यहाँ पर ए की जो मात्रा है वो नहीं आएगी, जो यहाँ मात्रा लगी हुई है। बाह्य स्रोतन क्या है, क्या कारण है इसके, और परिणाम बताइए। NCERT के बुक में एक छोटा सा बॉक्स बना करके इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। क्या होता है बाह्य स्रोतन? तो यहाँ छोटी सी डेफिनेशन मैंने बता दी है कि बाहरी स्रोतन का मतलब होता है किसी देश अथवा कंपनी के द्वारा या कहीं की एजेंसी के द्वारा कार्य को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना ही
बाहरी स्रोतन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो जो बड़े बड़े देश होते हैं जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने कार्य को करवाने के लिए किसी दूसरे देश के व्यक्तियों को सौंप देते हैं। इससे क्या होता है, इससे उस जो व्यक्ति कार्य को सौंप रहा है उसको फ़ायदा होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अब अमेरिका में कोई एक व्यक्ति, अगर मान लो एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है, कोई सी भी फाइल बनानी है या एक पोस्टर बनाना है, ठीक है, मैं पोस्टर का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो अमेरिका का एक व्यक्ति उस पोस्टर को बनाएगा $10 में, ठीक है, $10 में बनाएगा, यानी कि 700 रुपये में। लेकिन अमेरिका का जो व्यक्ति है वो ये सोचेगा कि अगर इसी पोस्टर को वो दूसरे देश में बनवा ले तो उसको काफ़ी फ़ायदा होगा, यही पोस्टर 100 रुपये में बनाने वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी कारण ये जो कंपनियां होती हैं, ये देश होते हैं, वो अपना जो कार्य होता है बड़ा बड़ा, वो अपने देश में ना करवा के दूसरे देशों से कार्य करवाते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं बाह्य स्रोतन। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्या कारण होता है, क्या कारण होता है बाहरी स्रोतन का, क्यों एक देश जो है अपना कार्य दूसरे देशों को देता है, और इससे क्या क्या परिणाम होते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। कारण ये है कि देश में श्रम महंगा होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अमेरिका में कोई एक पोस्टर बनवाना है छोटा सा, तो उसके लिए $10 देने पड़ेंगे, जबकि भारत में अगर वही चीज़ लोग जो है 100 रुपये में करने को तैयार हैं। ठीक है, तो एक तो ये कारण होता है जिससे कि बाहरी स्रोतन होता है। दूसरा है इंटरनेट की सुविधा। आज आपको कोई भी कार्य करवाना है, फ्रीलांसर वेबसाइट आपने सुनी होगी, फ्रीलांसर, इसमें क्या है कि बड़े बड़े देशों के जो लोग होते हैं वो काम करवाते हैं, ऑनलाइन वर्क होता है इसमें। आपको कोई भी अगर एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का तो आप फ्रीलांसिंग पे जाए और वहाँ पर बहुत सारे काम करवाने वाले लोग बैठे हुए हैं। उन्हें किसी को फाइल बनवानी है, किसी को प्रेजेंटेशन बनवानी है, किसी को रिज्यूम बनाना है, ठीक है ना। तो आज इंटरनेट की सुविधा से एक देश में से दूसरे देश में कार्य किया जा सकता है, कार्य को लिया भी जा सकता है और भेजा भी जा सकता है। तो हम कह सकते हैं इंटरनेट की सुविधा ने कहीं ना कहीं बाह्य स्रोतन को बढ़ावा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्वीकरण से सुगमता। और आज वैश्वीकरण से हो ये रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने कार्य को कराने के लिए दूसरे देशों में आ रही हैं। ठीक है ना, अपना मतलब यहीं पर ही सब कुछ कंपनियां ले लेके आ जा रहे हैं यहाँ पर। वो कंपनियां यहाँ पर आती हैं और फिर इससे उन्हें फ़ायदा होता है और हमें जितने लाभ की आशा होती है उतना लाभ हमें नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये कंपनियां आएंगी जिस देश में, मान लो ब्रिटेन की कोई कंपनी भारत में आती है, तो ये कंपनी आएगी यहाँ पर अपनी मनमानी करती है, यहाँ प्रदूषण फैलाएगी, ठीक है, नए नए कानून, जो कानून व्यवस्था है हमारी उसको प्रभावित करेगी, है कि नहीं। तो ये तो खैर नकारात्मक प्रभाव में आ जाएंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। खैर बस आप इतना समझें कि बाहरी स्रोतन के लिए ये सभी जो कारण हैं वो जिम्मेदार हैं। पहला, देश में श्रम का महंगा होना। दूसरा, इंटरनेट का विकास तेज़ी से होना। और तीसरा है वैश्वीकरण की सुगमता। ठीक है, अब परिणाम की बात कर लेते हैं। परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है, इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। अमेरिका जैसे देश अगर अफ्रीका के देशों से काम करवा रहा है तो अमेरिका के लोग क्या करेंगे? फिर वो बेरोजगार होंगे। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरा, दूर के देशों को लाभ हो रहा है, इससे दूर के देशों को इससे जो है लाभ हो रहा है। कैसे लाभ हो रहा है? जैसे कि अब अमेरिका यहाँ पर क्या कर रहा है कि अपना कार्य जो है दूसरे देशों से करा रहा है। यहाँ पर तो बेरोजगारी फैल रही है, लेकिन जो अन्य देश हैं जैसे कि अफ्रीका का मैंने नाम लिया, अफ्रीका में अगर ऐसा कार्य मिल रहा है तो अफ्रीका कहीं ना कहीं इससे विकास कर रहा है। ठीक है ना, इससे कहीं ना कहीं अफ्रीका का विकास होगा। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। और एक तीसरा पॉइंट पे आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं कि जो गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता में जो है
गुणवत्ता इसकी अच्छी होती है। मैं यहाँ नहीं लिख रहा, यहाँ लिख रहा होता हूँ अच्छी गुणवत्ता मिलती है। जैसे कि अगर कोई काम आप भारत में करवाएंगे तो यहाँ पर उस कार्य को, वो कार्य ठीक से होगा इस पे आप जो है यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार है, ठीक है ना, करप्शन यहाँ पर जोरों से है। अब मान लो अगर कोई एक पुल बनवाना है, तो आप एक पुल बनवाने का अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी भारतीय को देते हैं तो ये जायज़ है कि यहाँ पर करप्शन ज़रूर होगा, ठीक है। और आप भरोसे से ये कह भी नहीं सकते कि जो ये पुल बनेगा वो सही होगा और लंबे समय तक टिकेगा, ठीक है। इसी कारण जो है अब बाहरी स्रोतन होता है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विदेशी कंपनियों को या एजेंसी को दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम इन पे भरोसा करेंगे कि ये जो है काम अच्छा करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अच्छी गुणवत्ता जो है हमें देखने को मिलती है बाहरी स्रोतन से, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमने चीन के इंजीनियरों से बनवाया। हमने अपने इंजीनियर्स का यूज़ इसमें उतने नहीं किए जितने कि चाइना के इंजीनियर्स ने इसमें अपना योगदान दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हमें अच्छी गुणवत्ता के लिए चीन पर विश्वास है कि वो जो कार्य करेंगे वो सही करेंगे। तो हम कह सकते हैं ये सारे परिणाम जो हैं वो इसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बता दिया बाहरी स्रोतन क्या है, इसके कारण क्या है और इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता की प्राप्ति भी लिख लें यहाँ पे आप, ठीक है। ओके, अंकीय विभाजन क्या है? अंकीय विभाजन का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको। सूचना और संचार तकनीक जो विकास पर आधारित है, विश्व में असमान रूप से विभाजित है। राष्ट्र में राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक भिन्नताएं हैं। वे अपने नागरिकों को सूचना तकनीक संचार विकास प्रदान कर रही है, ठीक है ना। विकसित देश इस कार्य में आगे हैं, जबकि विकासशील देश अभी भी पीछे हैं। इसे डिजिटल विभाजक कहा जाता है। बुक में ऐसी ही लैंग्वेज जो है लिखी हुई है और आधे से ज़्यादा लोग इसे नहीं समझे होंगे, तो मैं बता देता हूँ। अंकीय विभाजन का मतलब होता है सूचना और तकनीक का भिन्न भिन्न होना। जैसे कि मान लें कि एक देश है भारत, अब एक देश है अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका की जो सूचना प्रणाली है, जो टेक्नोलॉजी है, क्या वो भारत की जो सूचना प्रणाली और तकनीक है, क्या वो अमेरिका के सूचना और तकनीक से मिलती है? तो आप पाएंगे नहीं। भारत की सूचना प्रणाली और यहाँ की तकनीकी व्यवस्था जो है वो काफ़ी पीछे है। आज भी भारत के कई राज्यों में आप चले जाएं जहाँ पर आपको फ़ोन के नेटवर्क नहीं मिलेंगे। टेक्नोलॉजी में भी आज हम अपने देश पर जो है यकीन नहीं करते हैं। आज भी हमें टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। हम राफेल जैसे विमान जो हैं वो दूसरे देशों से मंगाते हैं क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। जबकि अमेरिका के पास हर टाइप की टेक्नोलॉजी है, हर टाइप की सूचना संचार व्यवस्था है। वहाँ ऐसा नहीं होता कि आप किसी स्थान पे चले जा रहे हो वहाँ पे नेटवर्क ना आए आपके फ़ोन में, ठीक है। तो अमेरिका में हम कह सकते हैं सूचना और तकनीक जो है वो काफ़ी जोरों पर है, मतलब हर जगह है, तरक्की पर है, टेक्नोलॉजी वहाँ पर बहुत अधिक है। जबकि भारत में जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उतनी नहीं है। तो इसी विभाजन को ही, इसी अंतर को ही अंकीय विभाजन कहा जाता है, ठीक है। सूचना और तकनीक का अंतर ही अंकीय विभाजन कहलाता है। तो मैंने यहाँ आपको भारत और अमेरिका का एग्जाम्पल देके समझाया है, ठीक है। कहीं कहीं आपको मिलेगी कि सूचना तकनीक बहुत ही जोरों पर है, बहुत ही मतलब विकसित है, नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजियाँ हैं। लेकिन कई देश आज भी आपको मिलेंगे जहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी शब्द का मतलब भी लोग नहीं जानते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो विभाजन है टेक्नोलॉजी को लेकर के, सूचना और संचार को लेकर के, इसे ही विभाजन को ही अंकीय विभाजन कहा जाता है, ठीक है।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। वैश्विक नगर क्या है ये, और 3 वैश्विक, या गलत लिखा हुआ है, वैश्विक नगरों के नाम भी हमें बताने हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये जो है 3 वैश्विक नगरों के नाम, ये आप मुझे कमेंट में बताएं कि 3 बड़े वैश्विक नगर कौन कौन से हैं। तो वैश्विक नगर क्या होते हैं, पहले वो चर्चा कर लेते हैं। तो मैं बता दूं, वैश्विक नगर वे नगर या महानगर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के रूप में विकसित होते हैं तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इन्हें वैश्विक नगर कहते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वे नगर होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार के रूप में विकसित हैं। तो आपको बताना है कि वे कौन कौन से नगर हैं। 3 नगरों के नाम आपको मुझे बताने हैं। ठीक है, और वैश्विक नगर के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। हो सकता है इसमें थोड़ी सी व्याकरण की गलती हो, क्योंकि टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है और कई शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें टाइप करने में बहुत समस्या आती है, तो उन्हें दूसरी तरीके से लिख दिया गया होता है। ठीक है, तो उसमें व्याकरण में थोड़ी सी गलती आपको मिल सकती है। पंचम क्रियाकलाप क्या होती हैं? हमने प्राथमिक क्रियाकलाप पढ़ा, द्वितीय क्रियाकलाप पढ़ा, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप को भी जाना, लेकिन पंचम क्रियाकलाप क्या होते हैं ये समझते हैं। पंचम क्रियाकलाप वह आर्थिक क्रियाकलाप या अति विशिष्ट वर्ग है जिसमें सार्वजनिक और निजी उद्योगों में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंधक, प्रशासक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक व वित्तीय व कानूनी सलाहकार शामिल हैं। ठीक है, तो मैंने जो आपको चतुर्थ क्रियाकलाप में बताया था, ठीक है ना, कि उच्च अधिकारी आते हैं, तो इसमें आते हैं उनसे भी उच्च अधिकारी। ठीक है ना, मैंने CEO जो है उसका एग्जाम्पल दिया था चतुर्थ क्रियाकलाप में। CEO से भी ऊपर होता है MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो जो कार्य करता है वो कहलाएगा पंचम क्रियाकलाप का। ठीक है ना, इसका काम भी वही होता है, निर्णय लेना। ठीक है, तो ये उच्च वेतन दिया जाता है इन्हें। इनके कार्य को स्वर्ण कॉलर यानी वाइट कॉलर कहा जाता है। ठीक है ना, वाइट कॉलर वाली जॉब भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे पंचम क्रियाकलाप क्या है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है तृतीय क्रियाकलाप में पर्यटन की भूमिका को बताते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पर्यटन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, चिकित्सा पर्यटन क्या है, चिकित्सा पर्यटन क्या होता है। तो इसे पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं उसे बताता हूँ। चिकित्सा पर्यटन का मतलब ये होता है कि ऐसा पर्यटन स्थल जहाँ पर पर्यटन की सुविधा के साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा भी प्रदान की जाती है, तो उसे हम कहते हैं चिकित्सा पर्यटन। यानी कि जब कोई टूरिस्ट किसी क्षेत्र में जाता है तो वहाँ पर उस क्षेत्र में चिकित्सा संबंधी जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो उसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, कई लोग ऐसे हैं विदेश के जो भारत में अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो जब वो भारत में आते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है चिकित्सा कराना। तो ऐसे पर्यटक को हम कह सकते हैं कि वो चिकित्सा पर्यटक हैं, यानी अपनी चिकित्सा यानी अपना इलाज करवाने के लिए भारत में आए हैं। ठीक है, तो चिकित्सा पर्यटन का मतलब यही होता है। तृतीय क्रियाकलाप, अब क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। तृतीय क्रियाकलाप में पर्यटन की भूमिका को बताते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। क्या ऐसे कारक हैं जो पर्यटन को प्रभावित करते हैं? ठीक है, ट्रैवलर्स जो होते हैं, ट्रैवलर्स को ऐसी क्या चीज़ हैं जो प्रभावित करती हैं? पहला है वाणिज्य सेवाएं। ठीक है ना, जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करती हैं। चिकित्सा सेवा सुविधाएं, अगर
मतलब अगर कोई जो है विदेश का यात्री भारत में आया हुआ है और अगर उसे चिकित्सा सुविधाएं सही नहीं लगती है तो यहाँ पर वो ट्रैवल नहीं करना चाहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर किसी स्थान पे जाता है तो उसको सबसे मेन चीज़ जो होती है उसके लिए जलवायु होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जलवायु भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है पर्यटकों को। नेक्स्ट है परिवहन और संचार व्यवस्था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है पर्यटकों के लिए। परिवहन अगर नहीं रहेगा तो पर्यटक वहाँ आ जा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है मनोरंजन के साधन का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इतिहास व कलाएं, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग भारत में आते हैं। तो हम कह सकते हैं ये सारे के सारे कारण हैं जो पर्यटन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है विश्व में तृतीय व्यवसाय में रोजगार का भाग बढ़ रहा है। इसके 4 कारण बताओ, ठीक है। जो तृतीय व्यवसाय है इसमें रोजगार का जो भाग है वो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, ठीक है ना। वृद्धि हो रही है, बिल्कुल होगी कि अगर जो सुविधाएं हैं, सुविधाएं मैं कह रहा हूँ, सेवाएं, तृतीय क्रियाकलाप में कार्य क्या आता है? सेवाओं का आता है। तो सेवाओं को प्रदान करने से जो विकसित देश हैं वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय में जो है वृद्धि हो रही है। समय के मूल्य में वृद्धि हो रही है। आज टाइम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है लोगों के लिए। आप लोग शेयर मार्केट वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना। यहाँ सब आपको पता होगा कि टाइम की इम्पोर्टेंस कितनी होती है। नेक्स्ट है चिकित्सा सेवाओं में भी आज वृद्धि हो रही है। आज अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में जाएं, आप किसी भी नगर में चले जाएं, वहाँ पे आपको खूब सारे हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है। शैक्षिक सेवाओं में भी वृद्धि निरंतर देखने को मिल रही है। आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हर देशों में मिलते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष उत्पादन में भी सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी जो है वृद्धि की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि तृतीय व्यवसाय में रोजगार बढ़ रहा है। नेक्स्ट है परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो परिवहन और संचार, देखो परिवहन और संचार जो है, यहाँ संसाधन लिखा हुआ है, यहाँ संचार हुआ, ठीक है। परिवहन और संचार जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं सुविधाएं होती हैं किसी भी क्षेत्र के लिए, ठीक है ना। जिससे कि अगर परिवहन होगा तो यात्री व माल की ढुलाई जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की जा सकती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है। एक और सूचना संचार यानी संचार की अगर सुविधाएं होंगी तो एक व्यक्ति अपने विचारों को अन्य स्थान पर भेज सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, आप इसे अच्छी तरह से बना कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। परिवहन का जो कार्य होता है वो व्यक्ति व वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना। संचार का काम होता है विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना। तो यहाँ पर है परिवहन की मांग और यहाँ पर है मार्ग, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। सो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें मैंने तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर चर्चा की। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और अगर पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो थैंक्स।